हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय गोपाल और आज मैं हूं ऑडबॉन्ग के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं आज एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर विकास बाबू जो कि इंडिया के टॉप फोटोग्राफर हैं और आज वो हमारे साथ कुछ इंसाइट शेयर करेंगे फोटोग्राफी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। उनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है फोटोग्राफी में। सो मिस्टर विकास बाबू, आपसे बहुत बहुत कैसे वेलकम। तो बताइए कि पहले आपने कब आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको फोटोग्राफर ही बनना है, क्योंकि एज सच किसी का फोटोग्राफी में ही दिलचस्पी हो और उसमें ही उसको कैरियर बना लेना, ये कब आपके दिमाग में आया? ये इस पे बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है। आ, किस्सा ये है कि मैंने फोटोग्राफी शुरू करी आ, 2002 से। अच्छा। और स्कूल टाइम से फोटोग्राफी शुरू करी थी। तो हालांकि स्कूलों में जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो लखनऊ जू का एक कंपटीशन था, उसमें तमाम कैटेगरीज थी जिसमें कि आर्ट भी थी, पेंटिंग भी थी, ड्राइंग थी और मेहंदी कंपटीशन और कई तरह के कंपटीशन में। तो उसमें एक फोटोग्राफी का भी कंपटीशन था, वाइल्ड लाइफ वीक करके। अच्छा। तो पहली बार मैंने अपनी फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और मैंने एक टिड्डे का फोटो दिया था। अरे वाह! तो वाइल्ड लाइफ वीक में मैंने एक टिड्डे का फोटोग्राफ दिया और लकीली मुझे कॉन्सलेशन प्राइज मिला। ये भी नहीं कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिला हो, बट मुझे कॉन्सलेशन प्राइज मिला। और ये प्राइज मुझे जब रिसीव करने की बात आई तो मुझे पता चला कि ये मुझे स्टेट के गवर्नर देंगे। अरे वाह! तो पहला ही प्राइज गवर्नर से। तो मेरी जीवन का कॉन्सलेशन प्राइज था। और जब मैंने वो प्राइज लिया तो तब स्वर्गीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी हुआ करते थे। तो हम गए प्राइज लेने और जब मैंने प्राइज लिया तो मुझे फिर किसी ने बताया कि अगर जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के सबसे प्राइम होते हैं, सबसे बड़ा। सीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, फिर अलग अलग कैटेगरी है, तो वो सब उसके बाद आते हैं। गवर्नर सबसे स्टेट का पहला जो सबसे तो उससे पहले जब मुझे वो प्राइज मिला तो मुझे ये लगा कि मुझे जीवन में उससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्राइज मिले नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था। और जैसे मैं एनसीसी हुआ, स्काउट हुआ या स्पोर्ट्स के हुए, तो वो जो प्राइज मिला करते थे वो प्राइज जैसे किसी आपके प्रिंसिपल ने दे दिए, मैनेजमेंट के किसी डायरेक्टर ने दे दिए, क्लास टीचर ने दे दिए, तो इस तरीके से प्राइज मिले थे। तो कभी किसी ऐसी महान विभूति से कभी कोई ऐसा प्राइज मिला नहीं। और जब मुझे लगा कि एक मेरा टिड्डा वाइल्ड लाइफ वीक में, जब अगर आपका एक टिड्डे का फोटो जीत जाए, और भले कॉन्सलेशन प्राइज था पर मुझे लगता था कि मैं फर्स्ट से कम नहीं हूँ। जहाँ पे लोगों ने शेर के फोटो दिए थे, तेंदुए के फोटो दिए थे, दुनिया जहान के वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ दिए थे, मैंने एक इंसेक्ट टिड्डे का ही फोटो दिया था। बट फिर भी वो टेक्निकली तब मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, फिर भी मेरा वो टेक्निकल कंपोजिशन वाइज करेक्ट पिक्चर था, एक्सपोजर अच्छा था, फोकस अच्छा था और उसको वो कॉन्सलेशन प्राइज मिला। और जब मुझे स्टेट गवर्नर ने प्राइज दिया तो मुझे लगा बस अब मुझे फोटोग्राफर ही बनना है, क्योंकि जब आपको इतना बड़ा महान हस्ती आपको जब अवार्ड देता है तो वो जो एक फीलिंग थी, फिर ये लगा कि अब इसी इंडस्ट्री में हम कुछ कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी फील्ड को ही फिर मैंने, वहां से मेरी शुरुआत हुई कि अब मुझे फोटोग्राफर बनना है। तो लगभग आपको इस फील्ड में तकरीबन जब से आपने पहला कैमरा पकड़ा, हाँ, पहली फोटो खींची, अब से लेकर अब तक तकरीबन आपको 20-22 साल? 2002 से अगर देखे 2025 चल रहा है तो 23 साल हो चुके हैं, 23-24 साल हो गए। 23 साल, अरे वाह! तो आपकी कोई ऐसी पसंदीदा फोटो जो आपने क्लिक करी हो और भले ही उसको इतना रिकॉग्निशन ना मिली हो, लेकिन आपको लगता हो कि ये फोटो जो थी इसमें बहुत सारे इमोशंस और सब कुछ आपने कैद कर लिया एक पिक्चर में, ऐसी कोई फोटो आपके? वैसे तो मैंने जर्नलिज्म भी करा है और लगभग जर्नलिज्म भी मैं 2006 से लेके 2018 तक एक्टिवली जर्नलिज्म मैंने करा। अच्छा। और डिफरेंट पब्लिकेशंस में रहा, सब कुछ रहा। और कई ऐसी पिक्चर्स रही हैं, कुछ छपी कुछ नहीं छपी। और जिसमें कि मेरी एक टाइगर की पिक्चर थी जो
वाइट टाइगर का पिक्चर था। अच्छा। और उस पिक्चर को मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है और बाहर भी रिकॉग्निशन मिला है। तो उस टाइगर की पिक्चर ने मुझे बहुत नेम फेम बहुत दिया। अरे वाह। टाइगर। और उसका ये था कि वो टाइगर इस तरीके से एक पेड़ को पकड़े हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वो गिरते हुए पेड़ को रोक रहा है, बचा रहा है, जंगल बचा रहा है। तो उसका मैंने कैप्शन भी लिखा था, प्लीज प्रोटेक्ट अस। तो एक ही कैप्शन में बहुत ढेर सारे मीनिंग थे कि मतलब हमें भी बचाओ, जंगल भी बचाओ, पेड़ भी बचाओ। तो इमोशनली और कैप्शन वाइज और फोटो वाइज, अगर आप, मैं वो पिक्चर आपको दूंगा, आप अगर थंबनेल में दिखाना चाहें तो वो आपको लगा सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा अगर हम उसे दिखा पाए। तो फिर पहली जब आपने बताया जैसे आपके स्कूल में आपको अवार्ड मिला गवर्नर से, और फिर उसके बाद आपने एज एन करियर कब स्टार्ट किया इसमें? तो पहली जॉब या फिर पहला फोटोग्राफ जो आपने दिया वो भेजा हो? करियर का, हमने जब फोटोग्राफी शुरू करी हम्म। तब ना गूगल था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, और ना ही फेसबुक। कोई इस तरह का सोशल प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। जब मैंने 2001 2002 में, मतलब 2002 में तो मुझे अवार्ड मिला था, पर 2001 से जब मैंने फोटोग्राफी ऐसी बेसिक शुरू करनी शुरू करी थी, तो तब इस तरह का कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं हुआ करता था, जब गूगल नहीं हुआ करता था कि सीख सकें। तो उस टाइम पे वही गुरु शिष्य वाली परंपरा कि आपको किसी बड़े नामी फोटोग्राफर के साथ रह करके सीखना होगा, या उनके शॉप पे काम करें, फिर आप धीरे धीरे सीखें। तो हमने भी किसी स्टूडियो पे काम करके और फिर तार पकड़ करके और फिर वैसे कर करके हमने, मतलब 30 रुपए प्रतिदिन पे हमने काम करा था। अरे आपने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की है। तो उस तरीके से हमें, और पहले फोटोग्राफी ये नहीं है कि आप जाते ही आपको, आज के डेट में कोई भी कैमरा ले आता है और यूट्यूब देखता है और वो फोटोग्राफर हो जाता है। हमने जब काम शुरू करा था तो 6 महीने तक तो हमने सिर्फ एक तरीके से, आपका शॉप पे आदमी सिर्फ फोटो कटिंग करता है, कस्टमर डीलिंग करता है, झाड़ू पोछा करता है, और पहले बेसिक सीखता है। फोटोग्राफी कैमरा तो 6 महीने बाद छूने को मिलता है। 6 महीने बाद अपने कैमरा? हाँ, 6 महीने बाद मुझे कैमरा छूने को मिला, और वो भी लकीली तब मिला कि अभी का तो ट्रेंड इतना नहीं है, और उस टाइम पे हुआ करता था कि जैसे किसी की डेथ हो जाती थी जी। तो लोग फोटो खींचने के लिए बुलाते थे कि 10 फोटो खींच दीजिए, सर। या 5 फोटो खींच दीजिए, या फला मिट्टी हो गई है। तो मेरे को एक तरह से पहली बार मौका, एक डेथ हो गई थी कोई, तो वहां पे अर्जेंट में ही पास में खींचना था, तो कोई था नहीं। तो ये हुआ कि चलो डेड बॉडी की फोटो खींचनी है तो इसी को भेज देते हैं। कौन सा मुर्दा उसमें हिलेगा या होगा, फोकस आउट होगा, कौन से उसके एक्सप्रेशन? कौन से उसके एक्सप्रेशन चेंज होंगे या आंखें बंद होंगी। तो मेरी जो जर्नी अगर है तो इस तरीके से हमें पहली, मेरी एक तरह से कैंडिड, आज की डेट में ट्रेंड बहुत है ना कैंडिड फोटोग्राफी का, तो मैंने अपना पहला कैंडिड एक मुर्दे का किया। उससे बेटर कैंडिडेट कौन हो सकता? और वो भी उस पे फूल वूल एकदम सजा करके, सेट करके कि हाँ ये पूरे चारों तरफ फूल सजा करके कि हाँ पोर्ट्रेट अच्छा है और ये है। और लकीली बाद में वही फोटो उसका बड़ा होकर के भी उसके घर में लगा। मेरा एक तरह से आज लोग कैंडिडेट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और हमने तब उस टाइम पे डेड बॉडी से फोटो शूट करना शुरुआत करा है। तो ये एक तरीके से ये है। ये तो आपने बहुत ही नई चीज बताई और बहुत ही मजेदार। तो उसके बाद जैसे आपको पहली जॉब में तो इस तरीके से मेरा फोटोग्राफी का जर्नी शुरू हुआ। फिर ये हुआ कि एक पॉलिटिकल वो इवेंट हुआ था, तो दिल्ली की सीएम हुआ करती थी शीला दीक्षित, तो उस टाइम पे वो एक रैली में आई हुई थी। तब फिर कोई आया शॉप पे कि फोटो खींचनी है, 10 फोटो ही खींचनी है। कोई नहीं था तो हम ही चले गए, हमने कहा ठीक है हम खींच देंगे। हमने खींची, अच्छी आ गई, सारी फोकस में आ गई। तब तो एक्सपोजर भी मिलाना होता था, फोकस भी मिलाना होता था, अरे आंखें भी बंद नहीं होनी चाहिए। और आज की डेट में तो डिजिटल कंटेंट है, आप कैमरे में कितना भी खींच करके कितना भी डिलीट करें। और तब तो रोल का पर क्लिक का एक कॉस्ट लगता था भी। फिर भी हमने खींचा और सारे अच्छे फोटो आए, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ।
फिर एक्सप्लोर करा थोड़ा सा कि फोटोग्राफी में और कैसे क्या एक्सप्लोर करा जाता है। फिर उस जर्नी में हमें पता चला कि लखनऊ कैमरा क्लब नाम का एक फिर हमने पेपर में फिर मैं फोटोग्राफ देखता था। अच्छा। अभी तक क्या है कि स्टूडियो फोटोग्राफी में तब क्या है कि आप लोगों के ग्रुप फोटो, पोर्ट्रेट फोटो, और तब तो झटपट वाली वो फोटो खींच दी थी, तुरंत खींची तुरंत निकली। तो हमने डार्क रूम से काम करा है कि रील काट करके फिर डेवलप करके वो करके। तो उस टाइम पे हमने जब फोटोग्राफी शुरू करा था तो डिजिटल युग आ रहा था और एनालॉग एनालॉग जा रहा था। तो लकीली हमने हर फॉर्मेट पे काम करा है। और फिर उस तरीके से करते करते फिर ये हुआ कि हमने पेपर में फिर हम फोटोग्राफ देखने लगे कि किस तरीके की पेपर, क्योंकि तब तो कुछ गूगल इतना ना एडवांस फोन होते थे, जी। टीवी में भी कुछ नहीं, सब दूरदर्शन और डीडी मेट्रो, दो ही चैनल आते थे। वैसे भी कहीं और नहीं होता है। तो फोटो देखने का हमारे पास ऑप्शन या तो मैगजीन हुआ करते थे या तो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में हमने देखा कि कोई एग्जीबिशन लगी है फोटोग्राफर्स का ललित कला एकेडमी में। तो हम फिर यहाँ से ललित कला एकेडमी वो एग्जीबिशन देखने गए। तो वहाँ पता चला कि लखनऊ में एक फोटोग्राफी का बहुत पुराना ग्रुप है, लखनऊ कैमरा क्लब। फिर हमने पता चला इसके मेंबर कैसे बनते हैं। वो आउटिंग्स पे जाया करते थे, वो शूट किया करते थे, तो हम लखनऊ कैमरा क्लब के मेंबर बने। फिर उस तरीके से हम और रेनाउंड फोटोग्राफर्स हैं, जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ अब रहना शुरू करे, काम देखना शुरू करे। फिर पता चला कि तब हमें पता चला कि न्यूज़ फोटोग्राफी भी एक सेगमेंट होता है। अच्छा, क्योंकि नए नए लोगों से मिले आप। हाँ, तब पता चला कि फोटोग्राफी में भी बहुत कैटेगरी है। सिर्फ कैमरा ले लेने से आप फोटोग्राफर नहीं बन जाते हैं। आप किस विधा के फोटोग्राफर हैं ये आपके नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। तब पता चला कि जर्नलिज्म एक फोटोग्राफी है, कल्चर एक फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अलग है, और पॉलिटिकल फोटोग्राफी अलग है। जी जी। तो फिर तब मेरा धीरे धीरे पॉलिटिकल फोटोग्राफी मतलब जर्नलिज्म फोटोग्राफी की तरफ अच्छा। मेरा ये रुझान हुआ। और उस फेज में फिर सबसे पहले मुझे एक बार एक फोटोग्राफर की है एनआई के लिए शूट किया करते थे। पहले बच्चों के लिए एक अखबार आया करता था एनआई, तो उसके लिए हमने कुछ दिन शूट करा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर अखबार लॉन्च हो रहा था आईनेक्स्ट करके। आईनेक्स्ट तो आईनेक्स्ट लॉन्च हो रहा था, तो वहाँ पे फोटोग्राफर की जरूरत थी, तो वहाँ पे हम गए। अच्छा। और हमको तब ये भी नहीं पता था कि फोटोग्राफर्स को कोई किसी जगह जॉब लेने जाता है तो उसको सीवी का भी जरूरत पड़ता है। हम वहाँ पे बस पहुंचे कि आपके यहाँ फोटोग्राफर का जरूरत है, और मैं उसके लिए आया था, मुझे किसी सर ने बताया है। तो बोले ठीक है, आप अपना सीवी दे दीजिए। हमने कहा सीवी तो मैं लाया नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा तो मुझे बताया नहीं गया था और हमारा ऐसा कोई सीवी है भी नहीं। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या करते हैं, किस तरीके से, कौन सा कैमरा है, क्या क्या शूट करा है। तब मैंने उन्हें अपना काम दिखाया। अच्छा। जब मैंने उन्हें काम दिखाया तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप ट्रायल बेसिस पे आ जाइए, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैंने वहाँ पे अच्छा काम करा, अच्छे से काम करा, और फिर वहाँ पे मैं स्टाफर भी हो गया। अच्छा। फिर कोई चर्चित फोटो मैंने खींची, और उसमें जैसे कोई आप हमारे साथ शेयर कर सकें कुछ, अगर अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि जैसे कि एक तो टाइगर वाला ही मैंने बताया था, और कई लाठीचार्ज हुए थे वो भी मैंने खींचे थे। प्लस एक मायावती के होर्डिंग्स के ऊपर तब उस टाइम पे किसी ने काले खोद दिया था, वो मैंने काफी शूट करा था। अच्छा। तो उससे मैं काफी चर्चाओं में आया कि अच्छा, एक कोई नया फोटोग्राफर आया जिसने काम करा है। तो उस तरीके से करते करते फिर मैं कई अपने न्यूज़ पेपर्स में मेरा वो रहा। फिर मैं उस टाइम पे मेरी फोटोग्राफ थी कि लामा टीनियर में कि बस का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उसकी माँ के साथ का शॉट था मेरा, कि माँ रोते हुए अस्पताल के बाहर अपने बच्चे को गोद में ली हुई है। तो उसका शॉट मेरा था, तो वो फ्रंट पेज लगा था, दैनिक जागरण में भी लगा था, आईनेक्स में भी लगा था। तो उससे भी ये हुआ कि घटनाओं की बात की फोटो और घटना के टाइम के एक्चुअल इमोशंस की फोटो। जी।
दोनों लेना बहुत टफ काम है कि आप ऑन द टाइम कहीं भी किसी घटना पे पहुंच उस जाए। समय फोटो ही खींचना बड़ा टफ काम है। मैं तो सोच के ही रोंगटे खड़े हर कुछ चीजें होते हैं कि जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक घटना हुई थी जहाँ पे मर्डर हो गया था। यहीं पे एक बेटी ने अपने माँ बाप का मर्डर करके वो उन्हीं की बॉडी के साथ 3 दिन से रह रही थी, 3-4 दिन से। अच्छा वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी। तब हम नए नए फोटोग्राफर थे, मतलब ये होता था कि हम जब वहां पे गए शूट करने तो हमको पुलिस वालों ने रोका कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये होता है कि एक ये होता है, हम तो प्रेस फोटोग्राफर हैं, हम तो हम क्यों नहीं जा सकते, हमें कैसे रोक सकते हैं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और वो मेरा पहला मर्डर था, मतलब मेरे जानने में वो पहला मर्डर था। तो हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे। बोले ठीक है चले जाइए। मैं जिस तरीके से अंदर घुसा उससे दुगनी रफ्तार से बाहर आकर के मैंने उल्टी करी, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार इतना खून, विवशता और चीजें मैंने देखी। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, सिर्फ प्रेस फोटोग्राफर हो जाना ही आपका एक वो नहीं होता, आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, आपको लोगों का वो भी मानना चाहिए। सेम चीज ये हुई थी कि फिर वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। तो आप पोस्टमार्टम हाउस पे गए, उसने रोका नहीं आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा हम तो जाएंगे। फिर मैं जब गया फिर सेम चीज मेरे साथ वैसे वापस हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीजें माननी चाहिए। हर जगह सिर्फ ये नहीं होता कि मैं प्रेस वाला हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा है। तो इस तरीके के कई एक्सपीरियंस रहे, फिर इन्हीं काम में मजा आने लगा। और 1-2 बार ऐसा हुआ कि जैसे कई सिचुएशंस ऐसी आई जी कि जब, क्योंकि है तो एट द एंड कहीं ना कहीं आप एक कॉमन पर्सन, सही एक आम आदमी, पर कुछ चीजें आपको समय ही सिखाता है। समय सही बात आज जैसे कहीं पे हुआ, हम गए तो कुछ बच्चे पानी नहाने गए थे, पानी में डूब गए थे, तो 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। अच्छा हम जब उस परिवार में गए तो हमको खुद रोना आ रहा था और हम फोटो नहीं कर पाए। अरे और फिर हम बहुत इमोशनल हुए, हमसे जो भी हम खींच पाए हम खींचे, हम वापस आए तो बहुत अच्छा फोटो नहीं खींच पाए। तब हमें ये सिखाया गया कि जर्नलिज्म में, अखबार में हर एक जगह का वैल्यू होता है। अच्छा और उस जगह पे अगर फोटो लगना है तो लगना है। वहां पे ये लिख के नहीं छोड़ा जा सकता है कि आप फोटो नहीं कर पाए और अब या आप इमोशनल हो गए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वही फिर अगले दिन जनता देखेगी। जी आप किसी भी घटना को, अखबार की दुनिया में क्या होता है कि आम आदमी तो अगले दिन देखेगा। सही बात आज का ट्रेंड तो ये है कि तुरंत का तुरंत लोग लाइव करने लगते हैं, व्हाट्सएप है, चीजें हैं। हम जब ये काम करते थे तो अगले दिन अखबार आता था, उसके बाद लोग देखते थे। तो हम वो चीजें देखते थे जो लोग 24 घंटे बाद देखेंगे। सही बात हम वो रिपोर्ट करते थे जो लोग, हम जो देखेंगे, हम जो दिखाना चाहेंगे वो लोग अगले दिन देखेंगे। ये भी मन सही है। इसमें जैसे आपने बताया कि इमोशनल आपको बहुत चीजें, क्योंकि आप इस तरह का सीन देख रहे हैं जो आपने पहले, कॉमन मैन ने तो बिल्कुल ही नहीं, और आपके लिए भी जब पहली बार था, तो क्या हर बार जो आप इस तरह का फोटो खींचते हैं, क्योंकि कुछ जो इस तरह के सीन्स, तो वो इमोशनली आपको बहुत ज्यादा कई बार बहुत सी चीजें होती हैं, ये इमोशनली आपको कई बार चीजें बहुत सालों तक, कई बार आपका पीछा भी करती हैं। अच्छा कई बार आप ऐसी चीजें होती है, जैसे एक घटना थी कि ऐशबाग में आग लगी थी। तो उस आग को जब हम कवर करने गए तो तख्त के नीचे 3-4 लोग शेल्टर लिया था, वो सब जल के वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी, अच्छा जितने लोगों ने शेल्टर लिया था। उसी के बाद हमको फोन आता है कि आप, एक इवेंट है ताज में, आप वो भी कवर कर लीजिए। बिल्कुल शिफ्ट, टोटल शिफ्ट एकदम तो कोई फैशन शो था। बताइए तो आप ये सोचे कि आप अभी एक जगह पे सोचे कि 3-4 जली लाशें देख करके आ रहे हैं, उसके बाद आप सीधे ताज में जा रहे हैं एक फैशन शो कवर करने, इंटरनेशनल। ये तो बहुत ही इमोशनली कैसे आप कुछ घंटों के अंतराल में आप एक जगह हम्म, लोगों को रोता बिलखता
जो जिंदगी की जंग करते हुए लोगों को आग बुझाते हुए इस तरीके से देख रहे हैं, और दूसरे टाइम 1-1.5 घंटे बाद आप वापस ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सही बात। तो उससे आप कैसे, मतलब वो जो डिलेमा आवा के एक दिमाग में अंतर्द्वंद चलता रहता होगा इमोशंस के साथ ध्यान कि क्या मैं कर रहा हूँ, और इस तरह की भी कुछ कॉन्शियस क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते होंगे। बिल्कुल इस तरह का कॉन्शियस और वो चीजें रहती हैं कि कई बार आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर फिर ये समझ में आता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा। कोई और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हाँ। आप मौजूद वहां पर हैं। और दूसरी चीज, हम जो चीज देख रहे हैं अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग देख भी नहीं पाएंगे। सही बात। जैसे हमको याद है कि एक बार मैं थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब हुआ था कि जब आप ये सोचे कि 7 रुपए की क्या वैल्यू है, जी। आपके लिए आज की डेट में 7 रुपए की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं, शायद एक आइसक्रीम भी नहीं आती है। ठीक है, मुझे याद है कि निशादगंज में गली नंबर 2 या 3 में कोई झगड़ा हुआ था। पतंग उड़ाने वाली जो चरखी आती है, 7 रुपए की उस चरखी के लिए चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। ओ, तो इन सब परिस्थितियों को जब आप देखते हैं तो समझते हैं कि आपको लगता है कि आप क्या ही कर रहे हैं और समाज में क्या क्या है। समाज में इतनी सब समाज की बुराइयों को आप रेगुलर देखते हैं, और जब आप घर जाते हैं तो क्या आपको कुछ समय लगता है अपने आप को एडजस्ट करने में, या फिर कि मैं इतना सब कुछ देख कर आया हूं तो उसको अनवाइंड करने में कि भाई। पहले तो मतलब अब तो खैर ऐसा नहीं होता है। पहले तो बहुत सी चीजें होती थी, कई बार खाना नहीं खा पाते थे, अच्छा। सोचते ही रहते थे कि अच्छा ऐसा क्यों, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आप अपने ही मन के अंतर्द्वंद में रहते थे कि ये 7 रुपए के लिए किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए था, जी। या कई बार आप खुद ही सवाल करते, खुद ही जवाब करते, उसी में पूरी रात निकल जाती है। फिर अगले दिन सुबह कोई फोन आता है, आप फिर उठते हैं, बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। तो आपने कई स्लीपलेस नाइट गुजारी हैं। बहुत रातें इस तरह की गुजारी है, और ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, कई बार बहुत कॉमेडी वाला भी सीन होता है। जैसे जैसे ये तो आपने। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा बुरे एक्सपीरियंस ही नहीं होते हैं, कई बार बहुत अ, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि आप इस स्थिति में हैं क्यों। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है? और ये हमारे साथ हुआ था, हम गोरखपुर की एक बाढ़ कवर करने गए थे। ठीक, तो अभी की बात नहीं है, मतलब ये हो गई पुरानी बात है। तो उस टाइम पे फटी जीन्स का बहुत फैशन आया था, तो डैमेज जीन्स, डैमेज टी शर्ट पहन करके, तो हम एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बाढ़ में एकदम डूबा हुआ बैठा हुआ था, हम नाव से थे, हम गए उसके पार, हमने पूछा उससे, दादा कोई समस्या वमस्या, कोई बात, ये है वो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये है वो है। तो जब वो दादा ने गर्दन उठा करके हमको पहले देखा ऊपर से नीचे तक, तो दादा ने हमसे सीधे मतलब अपनी भाषा में कहा कि कहाँ, मतलब कैसे गिर गया है भैया, कहाँ ये सब कपड़ा को कहाँ पाट दे। तो आप, हम उनको कुछ कह भी नहीं पाए। दादा ने कहा होगा क्या, और दादा ने बोला कि दादा को ऐसा लगा कि हमें ज्यादा मदद की जरूरत है, और बोले कि अगर कुछ चाहिए हो तो बताओ, कपड़ा उपड़ा कुछ कुछ दिक्कत हो तो बताओ, कुछ पैसा वैसा चाहिए तो हम तो अपना सारा तो कर ही लेंगे। तो इस तरह का अनुभव कई बार आपको दिखाता है कि आप किस परिवेश में किस तरीके से हर परिस्थिति के लिए, और वहां पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ, और उल्टा उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ गिर गए, कहाँ सब कपड़ा कुल फाड़ ले ला, कोई पैसा वैसा चाहिए तो ला, कोई कपड़ा लत्ता चाहिए तो बतावा। तो हमें लगा कि इस तरह की भी परिस्थिति में होते तो आप, फिर हमें मतलब उस दिन से फिर मैंने ठान लिया कि नहीं पैसे
कोई फैशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना न्यूट्रल आप रहेंगे उतना अच्छा। क्योंकि गांव के परिवेश के लिए फैशन वैशन अब तो सब बहुत मॉडर्न हो गया, चीजें हो गया, बट ये मैं बात बता रहा हूँ आपकी 2007-8 के करीब की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस रहे हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है, और पहले आपने जैसे बताया कि एनालॉग फोटोग्राफर, और उससे एकदम अब डिजिटल उसमें आ गई दुनिया में। हाँ, तो क्या ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग उससे कोप अप नहीं कर पाए सारे ट्रेंड से और वो पीछे छूट गए? ये अभी की बात नहीं है, ये अभी एआई की भी बात नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं है। इसका आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि 90s में जब कंप्यूटर्स आए, तो ये हुआ कि अगर आप कंप्यूटर्स, लोगों की नौकरी खा जाएंगे, सही बात, और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक सेम उसी तरीके से जैसे कपड़ा मिले आई, तो ये हुआ कि हथकरघा वाले बेकार हो जाएगा, सारे सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी का आना ये मतलब नहीं होता है कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, तो आप बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। सही बात है, अगर आप समय के साथ नहीं। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, और कुछ भी, कोई भी चीज आज के परिवेश में ये नहीं है कि बस वही सब कुछ है, या वो है तो है, नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय अनुसार हर चीज परिवर्तनशील है। बेहतरीन विचार है आपके इस बारे में। तो मैं अगर इसी टेक्नोलॉजी के उसमें कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, अभी तो नहीं पता शायद, पर आपकी शादी को कितने साल हो गए? अगर 8 साल, 8 साल हुए। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ कि अभी तो ये है कि फोटो आ जाती है, वैसा हो जाता है। मैं बात बता रहा हूँ सन 2000 की बात बता रहा हूँ। सन 2000 में शादी के लिए मैट्रिमोनियल फोटो खींचती थी। जी जी। ठीक, और वो काम जो एडोब फोटोशॉप पे आज की डेट में आप एक क्लिक में कर लेते हैं, तब वो डार्क सर्किल, डबल चिन, बोन, कॉलर बोन, ये सब निगेटिव पे टचिंग हुआ करता था। अच्छा। तब भी एडोब फोटोशॉप था, बट मैनुअल था, सिस्टम पे नहीं था। हमने उस टाइम पे भी काम करा है, और तब निगेटिव पे टचिंग होकर के फिर वो फोटो प्रिंट होती थी, तो वो मैट्रिमोनियल के जाती थी। मैं ऐसे बहुत से स्टूडियो या ऐसे नामी ऐसे स्टूडियोज के नाम बता देता था, जहां पे आप फोटो खिंचाने जाए तो वो कहते थे कि आप 10 दिन बाद आइए, आप 1 महीने बाद आइए, अभी काम का प्रेशर है, अगर आपको शादी की फोटो खिंचानी है। छोटे पे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कितना बड़ी काम होता होगा, कितने मुश्किल से एक एक डिटेल्स को आप निगेटिव पे टचिंग करके, पेंसिल से टचिंग करके तब उसको प्रिंट कराया जाता था। जो एडिटिंग आप आज की डेट में आप एक स्क्रीन पे करते हैं, वो तब एक निगेटिव पे हुआ करता था। तो उस टाइम के जो नामी गिनामी बहुत बड़े बड़े स्टूडियो हुआ करते थे, जिनका नाम चलता था कि अगर शादी नहीं हो रही आपके बच्चे की या बिटिया की, तो आप वहां जा करके फोटो खिंचा लीजिए, तो कम से कम ये है कि लड़के वाले लड़की वाले आपके घर आ जाएंगे। उसके बाद तो आप टैकल कर ही सकते हैं। तो फोटो इतनी इम्पैक्टफुल वो बना करके खींच के देते हैं। उनका वर्चस्व हुआ करता था, उनका नाम हुआ करता था। धीरे धीरे डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, जिनके नाम हुआ करते थे, जिनका वर्चस्व, जिनके घर जिनके यहाँ एक एक महीने की वेटिंग हुआ करती थी, वो स्टूडियो कहाँ गायब हो गए, लोगों को पता नहीं चला। नोकिया की तरह। तो सेम यही है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सेम उसी कंटेक्स्ट में मैं बात बता रहा हूँ। पहले आपके निगेटिव वाले कैमरे थे, फिर आपके एसएलआर डीएसएलआर कैमरे आए, फिर आपके मिररलेस आए, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी शटरलेस कैमरा लगी, आगे जो भी टेक्नोलॉजी आएगी। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बदलते रहना होगा और उसको अडॉप्ट करना होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये आपने एग्जाम्पल ले दिया है इतना
हाँ, इनके सेम इसी तरीके से मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। अगर एआई की बात करते हैं तो एआई आपको कुछ हद तक, एआई के आने से काम आसान होगा, पर इसका मतलब नहीं है कि जॉब खत्म हो जाएंगे। सही बात है। एआई इतना स्मार्ट नहीं है कि आप उसको जो बोले वो करके देता है। उसको बोलने के लिए भी एक टेक्निकल आदमी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अपने आप में स्किल है। अपने आप में सही बात। प्लस आप कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट दे लें, पर एक मैनुअली जो फोटोग्राफर शूट करके दे सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, चीजें कर सकता है, वो एआई को अभी आगे हो सकता है कर ले, पता नहीं, बट अभी एआई के लिए करना उतना आसान नहीं। और इमोशंस को, अगर सारे इमोशंस को हम लैंग्वेज में डिफाइन कर पाते तो फिर फोटोग्राफी की भी खास जरूरत नहीं थी। इमोशंस को कैसे कैप्चर कर लिया, प्रॉम्प्ट ये क्या ही। फोटोग्राफी के लिए जो स्किल है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पिक्चर बनती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं। तो वो एक्सपर्टीज एआई अभी नहीं आ सकता। जैसे आपने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है और आगे अब एआई भी आ गया है इसमें, तो जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे अब इसमें आना चाहते हैं फोटोग्राफी में, तो आप उनके लिए कुछ सजेशन दें, कुछ सुझाव दें जो उनके लिए बेहतर हो। नई जनरेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेशेंस, और फोटोग्राफी सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का गेम है। एक अच्छी फोटो के लिए फोटोग्राफर 12-12 साल तक वेट करता है। 12 साल? मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कुछ भी जो शूट करते हैं, वो पर्टिकुलर वो टाइम आने पे वो उसके लिए हर साल जाते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं होता है, फिर पता चला वो 12 साल में साइकिल पूरा होता है, तो उस 12 साल में जॉब पे जा करके फिर वो फोटो क्लिक कर पाता है। वाइल्ड लाइफ सेम इसी तरीके से, आप जंगलों में चले जाइए, मसाई मारा है, किसी भी जंगल में चले जाइए, टाइगर दिखना आपके आपके पास इक्विपमेंट अच्छा हो सकता है, आपका विजन अच्छा हो सकता है, पर टाइगर दिखेगा ये नहीं, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइगर आपको दिखा, उसके बाद भी आपकी शटर स्पीड ठीक है, आपका एक्सपोजर ठीक है, आप सही पोजीशन में हैं, ये बहुत से एक अच्छी फोटोग्राफर बनने के लिए एक ही पैरामीटर नहीं चाहिए, कई फैक्टर्स होते हैं जिनको मिला करके एक पिक्चर बनती है। ये वही बातों से शूटिंग करने गए हैं और आपकी बंदूक भी जाम हो गई उस समय। हाँ, आप भी पता चला आपने अलग गलत एक्सपोजर लगा लिया है, आपने आप ठीक है, आपको शेर आता हुआ चाहिए था, शेर जाता हुआ दिख रहा है, आपकी जीप गलत पोजीशन पे खड़ी है। बिल्कुल। तो सेम उसी तरीके से फोटोग्राफी बहुत पेशेंस का गेम है। एक्सप्रेशन, आप किसी का एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। कई बार ये नहीं है कि आपने क्लिक कर दिया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आपको वहां के सर्कमस्टेंसेस को रीड करना पड़ता है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करनी पड़ती है, सही मोमेंट का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको ट्रिगर दबाना पड़ता है। सिर्फ क्लिक ट्रिगर दबाना ही फोटोग्राफी नहीं है, उससे पहले जो कोई भी पिक्चर आप कैमरा सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, पहला फ्रेम ऑफ वो तो आप अपने माइंड में क्लिक करते हैं। अच्छा, तो आप जैसे आपको कोई पिक्चर लेनी है किसी पर्टिकुलर इमोशन पे, या फिर किसी मान लीजिए टाइगर का ही जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो आपको पहले वो अपने दिमाग में वो पिक्चर बना आपको कि ये बेस्ट शॉट ये होगा। आप टाइगर आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कहाँ से लाइटिंग आ रही, कहाँ पे उसकी बेस्ट पोजीशन आएगी, क्या फ्रेम रखना है। अब वो वॉक करके आ रहा है तो लाइट के पैचेस पड़ रहे हैं, तो अच्छा इस लाइट पे जब आएगा तो उसके चेहरे पे लाइट पड़ेगी। ये सब आपको प्री कैलकुलेट करके अपनी शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ कैलकुलेट करके दिमाग में कि ये मेरी अब बेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे जब टाइगर आएगा तो मैं उसको क्लिक कर लूंगा। वाकई आपने जो पहले कहा कि पेशेंस हो तुम, तो उसमें सारे कैलकुलेशंस होते हैं, सारे सब कुछ होता है। पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 6-6 महीने, साल भर जंगल जाते हैं, उन्हें टाइगर नहीं दिखते हैं जी, लोग कब्स की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। या इवन दो चीजें हुई, अब आप अगर एक प्रेस फोटोग्राफर हैं,
तो आपके लिए स्पॉन्टेनियस क्विक रिएक्ट करके शूट करना, वहां पे आपकी स्पीड काम आती है। मान लीजिए कि आपके सामने अचानक से लाठी चार्ज हुआ, अब वहां पे आपको क्विक रिएक्ट करके ऐसा शूट करना है कि आपको एक अच्छा लाठी चार्ज मिले, पथराव मिले, लोग आगजनी करने जा रहे हैं, तो इस तरह की वॉर कंडीशंस है, तो वहाँ पे सिचुएशन लोकेशंस, तो वहाँ पे आपका क्विक रिस्पॉन्ड, और वहाँ पे भी प्री कैलकुलेटिव होता है, और फिर वहाँ खुद को भी खुद को भी सेव करना है, सारा सब कुछ है। तो कई बार आपके फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कई बार आप कंडीशंस के अगेंस्ट में काम करते हैं। आज की डेट में जैसे बरसात का सीजन है, हम और आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत से फोटोग्राफर इसी बरसात में बाहर किसी शेड के नीचे या किसी पन्नी के नीचे बैठ करके एक शॉट के लिए बैठे हो। आंधी तूफान आता है, टॉर्नेडो आता है, वेस्ट कंट्रीज में अगर बात करें टॉर्नेडो है, तो टॉर्नेडो फोटोग्राफर्स होते हैं, वो टॉर्नेडो का पीछा करता है। जब पूरी दुनिया सेफ जोन में जाती है कि हमें घर में छुप के रहना, बच के रहना है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, तब फोटोग्राफर घर से बाहर निकलता है, हमें काम करना है। तो टॉर्नेडो की तरह भी जा रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल, वाकई में बहुत ही पेशेंस भरा और पेशेंस और बहुत चैलेंजिंग काम है। जोखिम भरा भी बहुत काम है, और इमोशनली बहुत ही हार्ड है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम मिस्टर विकास बाबू के साथ दोबारा बैठेंगे और ये अपने और इनसाइट्स कुछ हमसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।